आज देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर जो आने वाले जैसे क्वेश्चंस हैं तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर देखो पेडागोजी के है, जियोग्राफी के हैं, हिस्ट्री के होंगे और साइंस के भी होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो है पेडागोजी के क्वेश्चन करते हैं। तो पेडागोजी के अंदर देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, बच्चों में क्या होता है, किसी भी चीज को आप देते हो तो उसके अंदर क्या होता है, ज्ञान की रचना करना यानी इसको क्रिएटिव करना और अर्थ का निर्माण करना, इसकी क्षमता होती है। एक परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। अब ये जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहे हैं। संप्रेषक और व्याख्याता की, ठीक है, यानी संप्रेषक यानी कि बातचीत, ठीक है, व्याख्याता या सिर्फ व्याख्यान करना, लेक्चर देना। सुगम करता की यानी से जो भी अधिगम करवाया जा रहा है उसे सरलता पूर्वक बताना। निर्देशक की कि केवल जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाए। तालमेल बैठाने वाले की या फिर जैसे अपन जैसे आपस में वाद विवाद होता है, जो तालमेल बैठाया जाता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो या ऐसा कुछ होता है, तो तालमेल बैठाने वाले की होती है। तो इसके अंदर आंसर देखो क्या दे रखा है कि सुगमकर्ता की है। सुगमकर्ता की कैसे आए कि बच्चे में क्या होता है, ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो उसके अंदर शिक्षक क्या करता है, उसको एकदम सरल तरीके से बताता है ताकि बच्चा क्या कर सके, उस ज्ञान की रचना कर सके और उस अर्थ का निर्माण कर सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुगम करता, जो कि सरल तरीके से बताता है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रतिभाशाली बालक होते कौन से हैं, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि उसकी विशेषताएं कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती हैं। तो देखो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं क्लास के अंदर। उनको चाहिए होता है कि हम बिल्कुल ही नया नया सीखें। ठीक है, जो सामान्य बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है ना उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 140 या 140 से ऊपर होती है। ठीक है, और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मन और बीने के अकॉर्डिंग जो है मुझे जो फॉर्मूलाज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो बच्चे की मानसिक आयु और शारीरिक एज जो होती है, करंट एज जो होती है उसकी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसकी बुद्धि लब्धि को निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से 140 से ऊपर होती है। अब जिनकी बुद्धि लब्धि इतनी ज्यादा होगी, जो प्रतिभाशाली, वो हर एक चीज में क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, यानी कि उनको हर एक चीज बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन देखो, उच्च आत्म क्षमता। ऑफ कोर्स प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर उच्च आत्म क्षमता होती है उनके अंदर। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर। निम्न औषधीय मानसिक है, निम्न तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है तो उनमें निम्न तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ उच्च ही होता है। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। अंतर्दृष्टिपूर्वक मतलब स्वयं ही, कोई ना भी बताए ना तो भी उन समस्याओं का क्या कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। ठीक है, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, उनको किसी भी तरह की आप मेंटल एबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन दे दो वो स्वयं उनको जो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की और सफल भी हो जाते हैं। तो सारी क्षमताएं जो होती है, लेकिन एक निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं जो है ये नहीं होती है। नेक्स्ट है, कॉलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। कॉलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई भी नैतिक निर्णय, मोरल निर्णय जो अपन लेते हैं, मोरल डिसीजन जो हम लेते हैं, उस समय व्यक्ति जो है वो निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। मॉरल निर्णय लेते हैं ना तो उस समय क्या होता है, कई बार अपन को दंड का प्रावधान रखना पड़ता है। जैसे कोई कोई गलत काम कर लेता है या फिर जैसे देखो झूठ बोलना है या चोरी करना है, तो उसके लिए तो देखो उसको दंड ही देना पड़ता है, क्योंकि वो अपने मॉरल निर्णय के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, कि आप चोरी करो या झूठ बोलो, ऐसा कुछ हमारे नैतिक में नहीं होता ना, मॉरल ड्यूटी जो होती है उसके अंदर नहीं होता है। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं व इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक उपेक्षाएं और अंतर्निहित संभावित दंड, तो वो इसी तरफ प्रवृत्त होता है। ठीक है, जो मॉरल निर्णय लिए जाते हैं वो एक व्यक्ति में निम्नलिखित किस तरह प्रवृत्त होगा, अंतर्निहित संभावित दंड, जो उसके लिए संभव दंड होगा वही उसको देना पड़ेगा अगर वो नैतिक निर्णय जो होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना,
कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देखो शिक्षार्थी जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में, जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनके संदर्भ में अगर आप उनको परिस्थिति उपलब्ध करा देते हो, ठीक है, अगर आप उनको कोई भी चीज उपलब्ध करवा दोगे कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, तो क्या होगा, वो उस चीज को आसानी से सीख सकेगा। किसी भी चीज को आप याद करने के लिए या किसी चीज का लगातार अधिकतर प्रयोग करने के लिए, ठीक है, या किसी पद्धति के लिए समस्याओं का समाधान करना, उसके आधार पर ही कि आपने एक पर्टिकुलर नियम बता दिया, उसी के आधार पर जो आप सारी जो समस्याओं का समाधान करो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या होता है कि उस परिस्थितियों को हम उपलब्ध करवा सकते हैं उसको, जिससे वो क्या करे कि अपनी जो जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो सॉल्व कर सके। तो इसी वजह से इसमें आंसर जो है वो हमें डी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत, जब बालक का जब विकास होता है तो उसका सिद्धांत जो है वो नहीं है, वो कौन सा होगा? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ऑफकोर्स सारे क्षेत्र जो होते हैं, जितने भी स्कोप्स होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है सभी विकास परिपक्वता एवं अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं। जो भी मैच्योरिटी होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसी के परिणाम तो होते हैं हमारे विकास, ठीक है। जो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, बच्चे में जो मैच्योरिटी आती है, जो उसमें अनुभव करता है, वो उसके परिणाम होते हैं। वही बच्चे को हमें दिखाई देता है नेक्स्ट टाइम कि हाँ बच्चे ने ये सीखा था। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि विकास क्या होता है, विकास एक पर्टिकुलर एज के आने के बाद क्या होता है, या तो धीमा हो जाता है या रुक जाता है, तो एक समान नहीं होता। लेकिन अधिगम क्या होता है, एक समान, मतलब ये रेगुलर जो है वो अपना बढ़ता ही जाता है, ठीक है, और जीवन पर्यंत चलता है। सीखना क्या होता है, आप किसी भी चीज को किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं दोनों। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। अगर आपका जो विकास का क्रम होता है कि हाँ ये क्रम निर्धारित है अपना, कि जो एक एज है पर्टिकुलर कि इसमें विकास होगा फिर नहीं होगा, फिर होगा और फिर नहीं होगा, तो इस तरह से जो विकास का क्रम का जो पालन करते हैं, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या दिया गया है, सी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन क्या होता है? आकलन होता है जैसे क्लास के अंदर जो टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है टीचर को कि बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये नहीं वेट नहीं करना पड़ता कि 3 मंथ बाद जो यूनिट टेस्ट होंगे उससे हमें पता चले, ठीक है, या 6 मंथ बाद जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, या 1 साल बाद, या सेमेस्टर सिस्टम जो भी है उनके द्वारा हमें पता चले। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, वो तो होता है मूल्यांकन करना होता है। आकलन करना होता है कि डेली जो टीचर सिखा रहा है वो टीचर हाथों हाथ बच्चों से जो है वो उनसे पूछ ले कि उनको समझ में आया या नहीं आया। तो जो सिखाया जा रहा है, जो अधिगम करवाया जा रहा है, उसके अंदर की ही एक प्रक्रिया होती है आकलन, ठीक है। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति कराना चाहिए। तो मैंने आपको तीनों ही गलत बता दिए थे कि ये तीनों ही सही नहीं है। आकलन जो होता है वो अधिगम के अंदर ही निहित प्रक्रिया होती है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अब सृजनात्मकता देखो क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। जो दिमाग में क्रिएट होता है हम उसको क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, एक पेंटर है तो उसके दिमाग में अगर कोई छवि बनती है तो वो उसको क्या करेगा, कैनवस पर या बोर्ड पर क्या करेगा, उसको बताएगा कि हाँ मैंने ये सोचा और उसको बनाकर दिखाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपसार करना होता है, किसी चीज को फैलाना, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, सृजनात्मकता जो है हमारे अपसारी चिंतन से जो है वो संबंधित है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो अभिसारी चिंतन भी रखते हैं। अभिसारी चिंतन के अंदर क्या होगा, वो सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर एक केंद्र के रूप में जो उसको रखते हैं। जैसे आपने लेंस वगैरह पढ़े हैं साइंस के अंदर, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, तो उनके अंदर जैसे होता है वही सेम टू सेम प्रोसीजर जो है इसी के अंदर भी होता है। एक टीचर क्या करता है, एक उसको किसी चीज का ज्ञान है तो उसको अपसारी कर रहा है, फैला रहा है, तो वो अपसारित है। और अगर किसी ज्ञान को इकट्ठा कर वो एक केंद्र बिंदु पर इकट्ठा करता है तो वो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉस्की सहमत होते हैं? अब देखो बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। देखो अगर पुरस्कार दिए जाते हैं ये भी सही है, लेकिन पुरस्कार देने से क्या होते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। वो तभी पढ़ेंगे जब उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए पुरस्कार जो है हर बार निर्धारित नहीं किए जा सकते,
नेक्स्ट है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि प्रयोगशाला पहले पशुओं पर प्रयोग करो तब बच्चों के चिंतन को समझा जाएगा। ठीक है, आप बच्चों के बीच में रहकर भी तो उनके चिंतन को समझ सकते हैं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब देखो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर दंड अगर शब्द आता है तो वो ऑटोमेटिकली ही गलत हो जाता है, क्योंकि दंड का प्रावधान कहीं भी नहीं है। ठीक है, दंड अगर बच्चों को दिया जाता है तो वो कुछ स्टडी से रिलेटेड ही दिया जाता है, इसी वजह से ये सही नहीं है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक और अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगॉस्की जो थे वो इसी बात से सहमत थे कि बच्चे क्या करते हैं, जो अपने आसपास जो लोग होते हैं, अपने पेरेंट्स हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बाकी और भी लोग होते हैं, तो उनको देखकर वो क्या करते हैं, उनके माध्यम से ही सीखते हैं। तो ये इन्होंने जो वाइगॉस्की थे इन्होंने ये इसी बात से सहमत थे कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट देखो, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मकता वृद्धि होती है। बी है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप जैसे इसके अंदर देखो बच्चे कैसे होते हैं, जैसे आप क्या करोगे, उनको कुछ भी आपने जैसे ब्लॉक्स वाले खिलौने दे दिए, ब्लॉक्स वाले खिलौने देते हैं ना, तो उनको आप पहले आपने उनको बनाकर बताया कि हाँ अपन इस तरह से इसको जो है वो एक हट बना सकते हैं, ठीक है, या कोई भी टॉय बनाकर सिखा दिया। लेकिन बच्चा उसको फॉलो करने की बजाय वो क्या करेगा, वो अपने ही तर्क जो होते हैं या अपनी ही क्षमता के अनुसार जो कुछ और बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो उसकी खुद की एबिलिटी है ना वो उसका उपयोग करता है। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है ना वो सही है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए और अपनी ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कई चीजें ऐसी होती है जो बच्चों ने नहीं देखी हुई होती है, तो वो उसको क्या करेंगे, बार बार छूने का प्रयास करते हैं या उसके साथ छेड़खानी करने की प्रयास करते हैं। जैसे एक अगरबत्ती का ही एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो बच्चे को जब तक उसके बारे में पता नहीं है तो वो क्या है, उसको हाथ लगाने के लिए जिज्ञासु रहता है। लेकिन जब उसको टच करता है तो टच करने के बाद क्या होगा, उसको चोट लगेगी, उससे चोट लगने के बाद उसको एक जिज्ञासा होती है कि हाँ अब जो है मैं इसको नहीं छूंगा क्योंकि इससे मुझे चोट लग सकती है। तब तक उसके दिमाग में जिज्ञासा रहती है कि मुझे इसको छूना है। तो बच्चे कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उसे उन्हें काट दे और उन पर ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। देखो हम सब जानते हैं कि गलतियों से क्या है, सीखा जाता है। जो हम गलती करते हैं उसी से हम सीखते हैं। बच्चे ही नहीं जबकि बड़े भी क्या होते हैं, गलती कर कर ही सीखते हैं। कई बार ऐसी कुछ चीजें होती है जिन्हें हम गलती कर कर सीखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, त्रुटियां जो होती है उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ये बिल्कुल बात सही है एकदम। और सेकंड कैसे गलत है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। ये भी है कि बच्चे त्रुटि भी तभी करते हैं, कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि बच्चे त्रुटि तभी करेंगे जब कोई उन्हें दंड नहीं दे रहा, वो वैसे भी कर लेंगे। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। ये कोई जरूरी नहीं होता है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सावधानी रखोगे तो भी बच्चे तो क्या करेंगे, गलती करेंगे तब भी। ठीक है, तो सिर्फ असावधानी ही नहीं होती है बच्चों की त्रुटियां करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम सही है कि बच्चे की त्रुटियां जो है उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग कहलाती है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। अध्यापक को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो बिल्कुल ही गलत है, हम किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, इंसल्ट नहीं कर सकते। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ये भी गलत है, हम किसी भी बच्चे को जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे
उनकी पालन न करे उन्हें दंड देने वाला, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो बिल्कुल गलत माना जाता है। इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है उसकी जानकारी पहले से प्राप्त होगी तो कक्षा में विविध मतों को जो है वो हम उससे प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट है, भारत में भाविक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है, ये नहीं है। ठीक है, फिर है बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का ज्ञान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, पेडागोजी के अंदर ही क्या है, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने बेसिक शिक्षा प्रणाली की जो है वो घोषणा की थी। उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि बच्चों को जो बेसिक शिक्षा दी जाती है, 1st से लेके 5th तक जो बेसिक शिक्षा दी जाती है ना, वो मातृभाषा में दी जाए ताकि बच्चे क्या करें, उनको बहुत अच्छे से सीख सके। तो हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है, आलोचना या उपेक्षा नहीं कर सकते। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, ये गलत है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां और हमारे आसपास का वातावरण। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं, अलग अलग तरह की जैविक विशिष्टताएं हमें मिलती हैं, ठीक है, जितनी भी नेचर के अंदर कितनी तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं, अलग अलग तरह की जानवर है, वनस्पति है। इसके अलावा वंशानुक्रम सूचनाएं भी हमें जो है वो इसके अंदर मिलती है। तो प्रकृति के अंदर हमें सारी चीजें जो उपलब्ध होती है, केवल एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति थोड़ी ना होती है, या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, ये भी नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण भी नहीं होता है। जितनी भी जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं होती हैं वो प्रकृति के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। संचार माध्यम जो है वो पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। देखो, संचार केवल इनके विक्रय या क्रय के लिए ही अच्छा साधन नहीं होता है, कम्युनिकेशन सबके लिए जरूरी होता है, ठीक है। और संचार माध्यम प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अंतःक्रिया कर सकते हैं बच्चे। संचार माध्यम जो होते हैं, संचार माध्यम में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका जैसे हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का साधन है। फोन है, टीवी है, रेडियो है, सब कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो उनका प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कर सकते हैं वो। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच जो है वो बढ़ रही है। जितना ज्यादा लोगों में संचार होता है, कितनी सारी चीजें आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, अभिवृत्तियां है, मूल्य है और विश्वास जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसी वजह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस विषय में से सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। कौन सा सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बिल्कुल ही गलत है ये, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं कि सही नहीं है, कौन सा नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, कोई जरूरी नहीं कक्षा में। बच्चे परिवार में सबसे पहले सीखते हैं, उसके बाद समाज आता है, स्कूल आता है, हर एक जगह से बच्चा सीखता है। तो केवल कक्षा में सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफी के क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गजनीर अभ्यारण्य बीकानेर, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कोटा। तो ये जो डी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है हमारा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए जिस आखेट निषेध क्षेत्र की स्थापना की गई है वह है कुआलजी, सोरसन, संथाल सागर या कनक सागर। तो वो है हमारे कुआलजी नामक स्थान है, उसकी स्थापना की गई है, आखेट निषेध क्षेत्र कहलाता है ये। निम्नलिखित में से वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है?
उदयपुर राजसमंद, राजसमंद सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, पाली राजसमंद, तो कौन सा है हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट इनमें में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य पक्षी गोडावल, राज्य पशु काला हिरन, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, तो ये हमारे साथ राज्य पुष्प है, ये नहीं है। ठीक है, पशु सॉरी, राज्य पशु जो है वो हमारा कौन सा है? चिंकारा है। नेक्स्ट देखिए, कथन दे रखा है, राज्य में अधिकांश आखेट निषेध क्षेत्र बिश्नोई जाति के बहुलता वाले क्षेत्र में है। कारण है बिश्नोई समाज जो है वो वन्य रक्षक है, तो इसका आंसर है हमारा ए। कथन व कारण जो है हमारे दोनों ही बिल्कुल सही है कि राज्य में अधिकांश आखेट निषेध क्षेत्र बिश्नोई जाति की बहुलता वाले क्षेत्र में है और बिश्नोई समाज जो है वन्य जीव रक्षक है। इसी वजह से वहां पर क्या आखेट निषेध क्षेत्र कौन से होते हैं? जहां पर जो है वनों की कटाई वगैरह जो है वो नहीं की जाती है। ठीक है, उसकी परमिशन नहीं होती है। नेक्स्ट है, राज्य के वे कौन से 2 आखेट निषेध क्षेत्र है जो राज्य पक्षी गोडावल की बड़ी संख्या को आश्रय प्रदान करते हैं? बूढ़ा बिश्नोई, जोहड़बीड़, सोरसन या गंगवाड़ा, तो 262 का आंसर है हमारा सी, सोरसन सोंखलिया। नेक्स्ट है, वन विभाग हर वर्ष कब वन्य जीव गणना करता है? बाघ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा, तो इसका आंसर है हमारा सी, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन जो है वन विभाग वन्य जीव गणना की जाती है। राज्य में कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जयपुर, तो 264 का आंसर है हमारा ए, जोधपुर जो है जंतुआलय पक्षीशाला के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट में से सुमेलित नहीं है, सीता माता अभ्यारण्य एशियाई शेर, माउंट आबू जंगली मुर्गे, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़िए, चंबल सागर अभ्यारण्य घड़ियाल, तो 265 का आंसर है हमारा ए, सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, तो वहां पर एशियाई शेर नहीं है इसके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर, सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर, अशोक विहार मृगवन जयपुर, संजय उद्यान भीलवाड़ा, तो 266 का आंसर है हमारा डी, संजय उद्यान भीलवाड़ा में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रेल का तीतर गजनीर, चीतल की मातृभूमि सीता माता, गांगे हस स्तनपाई चंबल, नीलकंठ महादेव सरिस्का, तो इनके अंदर से हमें मैच करना है, तो 267 का आंसर है हमारा सी। ठीक है, सारे के सारे ही क्या है हमारे एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस नाम की संस्था स्थित है, स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस की संस्था स्थित है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर, तो 268 का आंसर है हमारा बी, जोधपुर के अंदर जो है स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस की संस्था जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या कैलाश सांखला पुरस्कार, तो 269 का आंसर है हमारा कैलाश सांखला पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इन्हें टाइगर मैन भी कहा जाता है कैलाश सांखला जी को। देश का एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर भेड़िए प्रजनन करते हैं निम्नलिखित में से कुंभलगढ़, बैसोरगढ़, केला देवी या जैसमंद, तो 270 का आंसर है हमारा ए, कुंभलगढ़, ए कुंभलगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रामसर अभ्यारण्य, वन्य विहार अभ्यारण्य, तो 217 का आंसर है हमारा ए, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहां पर तीसरी बाघ परियोजना स्थापित करने के लिए अप्रैल 2013 में सूचना जो है वो जारी की गई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ताल छापर, मुकंदरा हिल्स या सज्जनगढ़, तो 272 का आंसर है हमारा मुकंदरा हिल्स। और अभी चौथी बाघ परियोजना है वो कौन सी है अपनी? रामगढ़ विषधारी जो है वहां पर बनाई जा रही है। मासी, वाकल और सोम नदी द्वारा प्रवाहित अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़, माउंट आबू, फुलवारी की नाल या सज्जनगढ़, तो 273 का आंसर है हमारा सी, फुलवारी की नाल। राजस्थान वन अधिनियम कब बना? राजस्थान वन अधिनियम कब बना? 1970, 1986, 53 या 57, तो 74 का आंसर है हमारा सी, 1953 में जो है राजस्थान वन अधिनियम जो है बनाया गया था। जाखम, करमोई व नालेश्वर नदियां किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं? सीता माता, भैसरोडगढ़, बस्सी या दर्रा, तो 275 का आंसर है हमारा
ए सीता माता। नेक्स्ट है राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित होते हैं? आरक्षित वन क्षेत्र, सुरक्षित वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र या सामाजिक वानिकी। तो 276 का आंसर है हमारा बी, सुरक्षित वन क्षेत्र। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है बबूल, फोक, रोहिड़ा या खेजड़ी। तो 277 का आंसर है हमारा खेजड़ी, जो कि हमारा राज्य वृक्ष भी है, जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है।